Assalamualaikum, I am Amna. I make videos on cooking, outing, DIYs and vlogs. If you like something on my channel, please don't forget to subscribe it. आ जाओ बच्चों। बाहर से आदि को कहो। हाय 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 निकल आया मैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। अल्लाह ताला से उम्मीद है आप सब बखैर व आफियत होंगे। जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि हमने कहीं जाना था और जाने का प्रोग्राम अचानक बना है और मैंने ये भी नहीं क्लियर किया था कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम एक गांव जा रहे हैं, पिंड सुल्तानी। गांव से ऐसे लग रहा था कि ये जैसे बिल्कुल पास ही है, लेकिन उधर पहुंचते पहुंचते हमारी हड्डी पसली एक हो गई। साथ साथ मैं आपको और भी अपडेट्स दूंगी कि ये रास्ता कैसा था और हमारी हड्डी पसली एक क्यों हुई। नूर इस दफ़ा फिर जो है बाजार लगा था और इतनी ज़्यादा चीज़ें थी और वो कह रहे थे कि अगली दफ़े से भी ज़्यादा चीज़ें होंगी। हमारी टीचर है, उसने 300 की 2 शर्टें ली हैं। 150 की एक। हाँ, वो जो तुम लोगों की नहीं है, वो नरम नरम सा मोटा कपड़ा होता है ना, वो वाली। और गर्मियों वाली भी ली है। हमेशा वो मैं फिर जाऊँगी और इस तरह की मैं सॉक्स और लेकर आऊँगी। मुझे भी लेके जाना। हाँ जाना ना। मुझे भी इस मंडे को। हाँ हाँ, वो कह रहे हैं सब और चीज़ें आएंगी। उस दिन मैं स्कूल से आ रही थी, इसको शीत की गाड़ी में आई थी होगा ना इनका। मैं इसको शीत की गाड़ी में आई थी, इतना वहाँ पे रश लगा हुआ था। यहाँ हम उतर चुके थे क्योंकि ये खूबसूरत पुल, नीचे बहता पानी और साथ ही सरसों के हरे भरे खेत, बहुत प्यारा मंजर था। मैंने कहा मैं कैमरे की आंख में इस मंजर को कैद करती हूँ और मेरे हस्बैंड पीछे रह गए थे और ड्रोन सेट कर रहे थे ताकि आपको ड्रोन फुटेज दिखाई। ड्रोन फुटेज इस व्लॉग के एंड में आपको दिखाएंगे। क्योंकि सुबह का टाइम था तो लोकल जो गाड़ियाँ होती हैं वो बहुत तेज़ी से चल रही होती हैं, तो मुश्किल से हमने बचाया है। एकदम से गाड़ी बिल्कुल पास से गुजरी थी। पीछे हो जो बेटा। हमने पिंड सुल्तानी के नाम से यही समझा था कि पिंड मीन्स के बस थोड़ा सा फासला होगा और जल्दी पहुंच जाएंगे। गूगल पे भी सर्च किया था तो घंटा 1.5 घंटे का टाइम था, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि ये 1.5 घंटे का टाइम पहाड़ के अंदर से जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि पहाड़ी इलाकों में सफ़र जब किया जाता है तो टाइमिंग थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, तो इसी वजह से इतने चक्कर कट्टे हैं पहाड़ के कि जब वापस आए तो हमारा दिमाग चकरा रहा था और हमारा जिस्म दर्द कर रहा था और इसी वजह से मेरी पूरी गाड़ी लदी हुई थी। मैंने कहा कोई बात नहीं जी, आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। लेकिन पहाड़ी सफ़र हो तो फिर इंसान थोड़ा सा रिलैक्स फील करके सफ़र करे तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो इस चीज़ का मुझे अंदाज़ा नहीं था, तो जो तैयार होता गया मैं तैयार करती गई कि चले कोई बात नहीं, नज़दीक ही है तो सारे आ जाए। सफ़र ख़त्म हुआ, हम वापस घर पहुँचे। जिस्म की एक एक हड्डी दर्द कर रही थी। और जहाँ रास्ते में कहीं साग नज़र आ जाए तो औरतें उस साग को नज़रअंदाज कर दें, ये तो हो ही नहीं सकता। मेरे हस्बैंड का कहना है कि अगर औरतों का बस चले तो पूरी ज़मीन के ऊपर साग ही साग उग जाए। यहाँ मेरी सास अम्मी को साग नज़र आ गया था तो वो अपने काम में मसरूफ़ हो गई। ये मेरे हाल में चाइना साग था तो वो अपने काम में मसरूफ़ हो गई, तो हम इधर उधर टहलने लगे। मामा को गुस्सा तो नहीं आएगा? मौसम की मुनासबत से मैं तो ली रंग के कपड़े पहन के गई थी, लेकिन ये बच्चे ऊपर नीचे इतने कुछ इन्होंने धर लिया था कि आप गर्मी से बुरा इनका हाल हो रहा था। मैंने हस्बैंड को इशारा किया कि अगर आप फारिग हो गए तो अब गाड़ी लेकर आएँ क्योंकि बहुत देर हो चुकी है और धूप भी बहुत ज़्यादा हमें तंग कर रही है। तो अब हम तैयारी कर रहे हैं आगे बढ़ने की। चलो
راستے کی میں اب مزید ویڈیو نہیں بنا سکتی تھی کیونکہ کچھ سیکورٹی کے حوالے سے ادھر ویڈیو الاؤ نہیں تھی، تو اس لیے یہ تھوڑی سی ویڈیو جو بنی تھی جو ہم نے بنائی تھی، اور آگے سے تو پھر پہاڑی راستے شروع ہو چکے تھے اور کچھ اتنی خوبصورت سینری بھی نہیں تھی کہ میں آپ کو دکھاتی۔ تو آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ بار بار مختلف قسم کی رودات سنا رہی ہے، اصل مدعا پہ نہیں آ رہی، تو میں ابھی آنا بھی نہیں چاہتی۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ کو ایک دم سے سرپرائز ملے۔ ہو سکتا ہے آپ نے نیوز میں اس سرپرائز کے حوالے سے سنا ہو، بہرحال میرا ارادہ یہ تھا کہ میں ابھی آپ کو نہ بتاؤں۔ راستے میں ہمیں سور یعنی کہ پگ نظر آئے، تو زندگی میں ہم سب نے پہلی دفعہ پگ اوریجنل میں دیکھے تھے۔ چلو ہاں عبدالعادی ہم جب گئے تھے نا کشمیر، تو اس میں جو ہے نا ایک دریا تھا، دریا کے اس پار پاکستان اور اس پار انڈیا۔ شو أعمل اللي شو قلبي معلق فيها من كتر الحكي الحكيو صاير بحلم فيها شو أعمل اللي شو قلبي معلق فيها من كتر الحكي الحكيو صاير بحلم فيها الجنة 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 الله يكرمني فيها الجنة 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 الله يكرمني فيها رح قلك رح احكي وقوفي ما بوقف لو خلص حروف۔ یہاں ارد گرد اتنی زیادہ گرینری تھی اور ساتھ ہی سرسوں کا ساگ تھا، بہت پیاری سینری تھی، تو ہسبینڈ نے کہا کہ چلیں ادھر بھی ڈرون فلائی کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ ویڈیو لاسٹ تک دیکھیے گا کیونکہ میں ڈرون فوٹیج ساری لاسٹ میں ایڈ کروں گی۔ جب ہم سوات لے کر گئے تھے ڈرون، تو وہ فرسٹ ٹائم تھا، تو اس لیے ہسبینڈ کو پریکٹس نہیں تھی کہ ہاتھ پر ہی اس کو لینڈ کرواتے، تو 2-3 دفعہ زمین پر لینڈ کرانے سے اس میں تھوڑی سی فنی خرابی ہو گئی تھی، تو گھر میں پریکٹس کی ہے اور اب یہ ڈرون کو لینڈ کروا رہے ہیں ہاتھ ہی پہ۔ صحیح ہوگا۔ راستے میں کسی گاؤں میں والی بال کا ٹورنامنٹ ہو رہا تھا اور بڑے جوش و خروش سے دونوں ٹیمیں والی بال کے اوپر زور آزمائی کر رہی تھیں۔ والی بال کے اس ٹورنامنٹ سے مجھے ایک لطیفہ یاد آیا، ہو سکتا ہے کہ آپ نے بھی سنا ہوا ہو۔ لطیفہ کچھ یوں ہے کہ ایک طالب علم نے اردو کا ایک ہی مضمون یاد کیا ہوا تھا، کبڈی کے میچ کا آنکھوں دیکھا حال۔ تو پیپر میں جب اس نے دیکھا کہ پیپر میں تو آیا ہوا ہے کہ ورزش کے فوائد، اس نے کیا کیا کہ ورزش کے فوائد تھوڑے سے 2-3 لکھے اور پھر آگے یہ لکھا کہ کبڈی بھی ورزش ہے، تو پھر آگے سے سارا اس نے کبڈی کا میچ کا آنکھوں دیکھا حال لکھ دیا۔ ماسٹر کو بہت غصہ آیا، اس نے کہا کہ آپ لوگوں نے جو ہے نئے مضمون تیار کر کے لانے ہیں، 2-3 اس نے دے دیے۔ بچے نے کہا میں بھی کبڈی کا میچ ہی تیار کر کے لاؤں گا اور میں بھی بات اسی پہ کروں گا۔ اگلے دن صبح کی سیر پہ مضمون ماسٹر نے دیا، بچے نے 2-3 لائنیں لکھی، صبح کی سیر اچھی ہوتی ہے، میں صبح سیر کے لیے روزانہ جاتا ہوں، ہمارے گھر کے پاس پارک ہے، اور پھر آگے سے اس نے کہا کہ وہاں ایک دفعہ کبڈی کا میچ ہو رہا تھا، اور پھر اس نے سارا کبڈی کا آنکھوں دیکھا حال لکھ دیا۔ مطلب یہ ہے کہ ماسٹر تنگ آ کر روز کوئی نہ کوئی مضمون دیتا اور وہ بچہ روز ہیرا پھیری کر کے پھر آ جاتا کبڈی کا میچ کا آنکھوں دیکھا حال۔ ایک دفعہ ماسٹر تنگ آیا اور اس نے کہا تم ایک مضمون لکھ کر لاؤ، ہوائی جہاز کا سفر۔ تو اب ظاہری بات ہے ماسٹر خوش تھا کہ آپ جو بتایا کہ کبڈی کا میچ تو ظاہری بات ہے ہوا میں ہو نہیں سکتا ہے، نہ جہاز میں ہو سکتا ہے، تو اب اس کو یہ والا مضمون لازمی یاد کرنا پڑے گا۔ جنہیں بھی ٹھان رکھی تھی کہ میں نے کوئی مضمون یاد نہیں کرنا۔ اچھا مضمون آ گیا، لکھنا شروع کیا کہ میں کراچی گیا، میں ہوائی جہاز پر بیٹھا، ہوائی جہاز اڑا اور میری جگہ کھڑکی کے پاس تھی، میں نے کھڑکی سے سر باہر نکالا، ہوائی جہاز اوپر تھا، نیچے جیسے ہی میں نے دیکھا کہ میدان تھا، بچے کبڈی کا میچ کھیل رہے تھے، اور پھر اس نے دوبارہ یہی پورا کبڈی کے میچ کا آنکھوں دیکھا حال لکھ دیا۔ جب ماسٹر کے پاس یہ پیپر پہنچا تو وہ سر پیٹ کے رہ گیا۔ آئی ہوپ آپ کو یہ چھوٹا سا لطیفہ پسند آیا ہوگا۔ اب ہم دوبارہ اپنے سفر کی طرف آتے ہیں۔ راستے میں جاتے جاتے اس عمارت کے شیڈ پر میری نظر پڑی تو وہاں چڑیوں کے اچھے خاصے
घोंसले थे। मैंने एकदम से अपने हस्बैंड को कहा कि आप गाड़ी रोकें, मैं ज़रा जाकर ये वीडियो बनाकर दिखाती हूँ। ये देखें, सुभान अल्लाह। वही बात है कि एक इंसान होता है, इंसानी बच्चा होता है जिसे सब कुछ सिखाना पड़ता है। अगर उसने दर्जी बनना है तो दर्जी का फ़न उसने सीखना होता है, अगर उसने डॉक्टर बनना है तो इल्म हासिल करना पड़ता है। यानी कि ज़िंदगी में कुछ भी करने के लिए उसने सीखना होता है और किसी न किसी से सीखना होता है। और ये सिर्फ इंसान ही होता है जिसने सीखना होता है, बाकी सारी चीज़ें कुदरत खुद इन्हें सिखाती है। और ये ढेरों ढेर इधर घोंसले बने हुए हैं और इनके अंदर चिड़ियां थी। कुछ चिड़िया बाहर थी और कुछ अंदर थी। मैंने जिंदगी में पहली दफा एक इमारत के शेड पे इतने ज्यादा घोंसले देखे। ये मैंने जूम किया, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चिड़िया भी हैं। आपका और हमारा इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। हम बिल्कुल मंजिल के करीब पहुंचने वाले हैं और मैं वहां पहुंचकर ही आपसे इस बारे में बात करूंगी कि ये सफ़र किस सिलसिले में हमने तय किया था। मगर ठहरिए, मंजिल पर पहुंचने से पहले मैं आपको अपने और आपके वालिदैन के माजी की एक झलक, बचपन की एक झलक दिखाना पसंद करूंगी। आप भी सोच रहे होंगे कि मैं दूर दराज एक ऐसे एरिया में, एक ऐसे गांव में आकर जहां रेलवे स्टेशन का सवाल ही पैदा नहीं होता, वहां जाकर मैं रेलवे स्टेशन को ले आई हूँ और फिर रेलगाड़ी भी आई है और एक एक नहीं दो दो आई हैं। तो आज हम जिस जगह पे जा रहे हैं, इस जगह का ताल्लुक इनडायरेक्ट रेलवे स्टेशन और रेलगाड़ी के सफ़र से जुड़ता है। जिस गांव में अभी हम आए हैं, इस गांव का नाम पिंड सुल्तानी है और यहाँ कोई रेलवे स्टेशन नहीं है और ना कोई रेल चलती है। ये जो आदमी है अतीकुर रहमान साहब, इन्होंने अपने माजी की याद को ताज़ा करने के लिए स्टेशन से मिलती जुलती एक इमारत बनाई है। ये जो सामने आपको इमारत नज़र आ रही है, ये स्टेशन की तरह की इमारत है। वो कहते हैं कि शौक का कोई मोल नहीं। तो ख़ासकर माजी की जो यादें होती हैं, बहुत कम होते हैं लोग के उन्हें याद रखते हैं और उनको ताज़ा करने के लिए कोशिश करते हैं। तो अब हम आपको बता ही देते हैं कि हम पिंड सुल्तानी इस इमारत को देखने आए हैं, जो कि है तो इमारत लेकिन बिल्कुल अपने तर्ज़े तामीर से ये एक रेलवे स्टेशन का पता दे रही है रेलवे स्टेशन नहीं, लेकिन इसकी तर्ज़ तामीर रेलवे स्टेशन से मिलती जुलती है। इसको बनाने वाले इंसान का नाम है अतीकुर रहमान, जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और अनकरीब ये रिटायर होने वाले हैं और अपनी माजी की यादों को ताज़ा करने के लिए अपने ही गांव में एक ऐसी बैठक बनाई है जहां रिटायरमेंट के बाद ये अपना टाइम स्पेंड कर सकें, वहां मुताला कर सकें और अपनी पुरानी माजी की यादों को ताज़ा कर सकें। इस इमारत को रेलवे स्टेशन की मुकम्मल शक्ल देने के लिए एक छोटी सी पटरी नुमा पगडंडी बनाई गई है ताकि ये इमारत फेक ना लगे। बेंचेस पड़े हुए हैं और साथ ही पुराने दौर की जो बाल्टियाँ होती थी कि अगर आग लग जाए तो उनके अंदर रेत भरी होती थी। स्टैंड के ऊपर अभी भी बहुत से जो रेलवे स्टेशन है उनके अंदर बिल्कुल यही सीन नज़र आता है। स्टेशन नुमा इस बैठक की खूबसूरती में इजाफा करने के लिए बाकायदा सुर्ख और सफ़ेद गमले रखे गए हैं और इनके अंदर लगे हुए खूबसूरत पौधे इस इमारत को चार चांद लगा रहे हैं। तर्ज तामीर का ख़ास ख्याल रखा गया है ताकि ये इमारत नई ना लगे पुरानी। ईंटों को प्लास्टर नहीं किया गया है, ईंटों के ऊपर ही सफ़ेदी कर दी गई है। बाकायदा इधर बेल लगी हुई है जिस तरह के स्टेशन पर लगी हुई है। किराएनामे का शेड्यूल लगा हुआ है और इस तरह टाइम टेबल लगा हुआ है। इस राइटिंग की वजह से ये इमारत बिल्कुल स्टेशन का रूप धार चुकी है। रही सही कसर इस रेल की पटरी ने पूरी कर दी।
मुझे लगता था कि रेलवे स्टेशन जाने का शौक मुझे ही है और ट्रेन की विसल मुझे ही फैसिनेट करती है, लेकिन यहाँ तो मुझसे भी बड़े दीवाने लोग निकले। मेरे ख्याल में हर बंदे के माजी का ताल्लुक कहीं न कहीं ट्रेन से, रेलवे स्टेशन से, रेल की विसल से जुड़ा हुआ है। जिस तरह रेलवे स्टेशन की इमारत के शुरू में और आखिर में जगह का नाम मेंशन होता है, इधर भी यही सीन नज़र आ रहा है। तो एक दफ़ा मैं फिर बता देती हूँ कि ये रेलवे स्टेशन नहीं है, ये अपने शौक की तस्कीन के लिए किसी ने बनाया है। ये बाकायदा टाइम टेबल बना हुआ है। ये टिकट घर गाड़ी आने से 15 मिनट पहले खुलता है और गाड़ी आते ही बंद हो जाता है। कतार बनाइए, टिकट घर बाकायदा बना हुआ है। तो मैं समझती हूँ शौक की तस्कीन अगर किसी ने पूरी की हो तो इस बंदे ने की है। ये ट्रेन और रेलवे स्टेशन से रिलेटेड सारी बुक्स इधर पड़ी हुई हैं। रेलवेज ऑफ द वर्ल्ड, रेलवे चिल्ड्रन, द ट्रेन बुक है तो इंग्लिश में सारी बुक्स, लेकिन ये है कि सारी स्टेशन के और रेल के हवाले से हैं। दफ्तर स्टेशन मास्टर, बगैर इजाज़त अंदर आना मन्ना है। ये ताला लगा हुआ है। मैं अंदर से कुछ आपको दिखा सकती हूँ। अच्छी खासी महंगी पेंटिंग्स लगी हुई हैं। लिखा हुआ है 1760 में जेम्स वाट ने दूसरे इन्वेंटर्स के आइडियाज़ को इस्तेमाल करते हुए मॉडर्न स्टीम इंजन तख्लीक किया। अब ये रेलवे की तारीख के हवाले से सारी राइटिंग हुई हुई है। हमारी तो यही ख्वाहिश थी कि काश जिस बंदे ने बनाई है वो इधर बंदा भी मिलता और हम उससे इंटरव्यू भी लेते, लेकिन इधर हमें कोई बंदा नज़र नहीं आ रहा। ये अंदर का इस रूम का जो मंजर है ये है। मैं बताता हूँ। हाय अल्लाह, लंबी जरा बचाओ। चला दी रेलगाड़ी वाली आवाज में अब चला दी, इसको तोड़ ही ना दो बस। अब बस रेलगाड़ी आई है और आकर गुजर भी चुकी है, लेकिन हमने इस पर बैठना नहीं था, लिहाजा हम इस स्टेशन पे बैठकर ठंडी ठार हवा में और एक बिल्कुल जामद साकन खामोशी में वही जो अचारी चने थे उनके साथ और बाजी ने जो बिरयानी भेजी थी उनके साथ हमने लुत्फ उठाया। ये चने, ये तंदूर की रोटी और ठंडी बिरयानी हमें बहुत ज़्यादा मज़ा दे रही थी, क्योंकि हमें ये माहौल पसंद आ रहा था। रास्ते में तो हमें बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस हुई, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि पता नहीं रेलवे स्टेशन की इमारत क्यों पुरसुकून होती है और क्यों हमारे अंदर ठंडक पैदा करती है, ये मुझे आज तक पता नहीं चला। मैं खाना लगाने में मसरूफ़ थी तो हस्बैंड ने साथ सैलेड काटा क्योंकि बहुत देर हो रही थी। शुक्र है गाड़ी में एक जान नमाज थी, बारी बारी हमने नमाज अदा की। बच्चों ने तो इधर आकर बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। एक तो रेलवे स्टेशन की सारी हिस्ट्री इधर लिखी हुई थी और ज़ाहिर बात है रेलवे स्टेशन जो ओरिजिनल होते हैं वो हमें कब मौका मिलता है कि हम जाकर वो तारीख पढ़ें। वहाँ तो गाड़ी आने का इंतज़ार किया जाता है और अलग से चहल पहल होती है। इस घंटी का तो पता नहीं, मुझे लग रहा था कि आज आखिरी दिन है। इन बच्चों के हाथ चढ़ गई थी और आते जाते घंटी पे घंटी बजा रहे थे और माहौल पे जो सुकूत तारी था, इस घंटी की अजीब सी पुरसहर आवाज़ इस सुकूत को तोड़ रही थी। जैसा कि मैंने कहा था कि ड्रोन फुटेज हम सबसे एंड में लाएंगे, तो रास्ते के ड्रोन फुटेज इससे भी एंड में होंगे, क्योंकि अभी हम इस इमारत के शहर में मुब्तला हैं। तो मैं नहीं चाहती कि आप और मैं इस शहर से निकलें। इस इमारत के ऊपर ग्रीन कलर का पेंट करके सफ़ेद रंग का कलमा और ऊपर सब्ज और सफ़ेद हलाली परचम लहराता हुआ बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। क्योंकि ये इमारत बचपन की याद ताज़ा करने के लिए बनाई गई है, इसलिए मैंने कहा कि मैं एक बचपन की याद पर नज़्म आपके सामने पेश करूं।
ایک بچپن کا زمانہ تھا، خوشیوں کا خزانہ تھا، چاہت چاند کو پانے کی تھی، دل تتلی کا دیوانہ تھا، تھک کر آتے تھے اسکول سے، پھر کھیلنے بھی جانا تھا، بارش میں کاغذ کی کشتی، ہر موسم ہی بڑا سہانا تھا، ہر کھیل میں ساتھی تھے، ہر رشتہ نبھانا تھا، رونے کی وجہ نہ تھی، نہ ہنسنے کا بہانہ تھا، اب نہیں رہی وہ زندگی جیسا بچپن کا زمانہ تھا۔ جیسے کہ میں نے اپنے پہلے ولاگ میں بھی بتایا تھا کہ مجھے ریلوے اسٹیشن، ریل گاڑی کی وسل، ریل گاڑی کا چلنا اور ریلوے اسٹیشن پہ لگی گھنٹی کی آواز بہت زیادہ فیسینیٹ کرتی ہے۔ میں اس ماحول کے اندر مکمل طور پہ جب گم ہو چکی تو مجھے اپنی ڈائری پہ لکھی ہوئی ایک غزل یاد آ گئی، تو میں نے کہا میں جاتے جاتے یہ بھی شیئر کر لوں۔ اصل میں یہ غزل نیرا نور نے گائی تھی، لیکن اب میں گا کر سنا تو نہیں سکتی، نہ میں ان کی غزل لگا سکتی ہوں، تو میں غزل کے انداز میں صرف اشعار سناؤں گی۔ کبھی ہم خوبصورت تھے، کتابوں میں بسی خوشبو کی مانند، سانس ساکن تھی، بہت سے ان کہے لفظوں سے تصویریں بناتے تھے۔ کبھی ہم خوبصورت تھے، پرندوں کے پروں پر نظم لکھ کر دور کی جھیلوں میں بسنے والے لوگوں کو سناتے تھے، جو ہم سے دور تھے لیکن ہمارے پاس رہتے تھے۔ نئے دن کی مسافت جب کرن کے ساتھ آنگن میں اترتی تھی تو ہم کہتے تھے، امی تتلیوں کے پر بہت ہی خوبصورت ہیں، ہمیں ماتھے پہ بوسہ دو کہ ہم کو تتلیوں کے جگنوں کے دیس جانا ہے۔ ہمیں رنگوں کے جگنوں، روشنی کی تتلیاں آواز دیتی ہیں، نئے دن کی مسافت رنگ میں دبی ہوا کے ساتھ کھڑکی سے بلاتی ہے، ہمیں ماتھے پہ بوسہ دو، ہمیں ماتھے پہ بوسہ دو۔ یہ ولاگ تھوڑا سا طویل ہو گیا تھا، لیکن وہی بات ہے کہ ایک چیز بھی چھوڑنے کے لائق نہیں تھی۔ بہت سی باتیں میں نے سکپ کی ہیں، بہت سی جگہ میں نے سکپ بھی کی ہیں۔ آئی ہوپ یہ طویل ولاگ بھی آپ کو پسند آئے گا اور آپ اپنے آپ کو اس کے سحر میں مبتلا ہونے سے ہرگز روک نہیں پائیں گے۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنی باتوں اور اپنے اشعار کے مجموعے سے آپ کو مکمل طور پہ اپنے ولاگ کے سحر میں گم کر لوں۔ اگر میں اس کوشش میں کامیاب ہوں تو کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔
میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو شیئر کریں, اس کو لائک کریں, بیل آئیکن کو ہٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں. ملتے ہیں کسی نئے تجربے, نئی منزل, نئے مشاہدے کے ساتھ. اللہ حافظ.